हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा और मानव विकास। अगर आपने यूनिट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो मानव विकास सूचकांक, सेकेंड है लिंग के स्थिति संकेतक, थर्ड है कक्षा में लैंगिक भेदभाव, फोर्थ है शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, फिफ्थ है हमारा शिक्षा का अधिकार और अधिनियम। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम आज इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आपका ये इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इसका पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम पहले इसका परिचय पढ़ लेंगे। केवल वही व्यक्ति शिक्षित है जो सीखना और बदलना सीखता है। ये कौन कहते हैं? कार्ल रोजर्स के अनुसार है ये। फ्रोएवेल ने कहा है कि शिक्षा जन कोशिकाओं में पहले से ही प्रकट हुआ तत्व है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि शिक्षा एक ऐसा तत्व है जो हमारे जन्म से कोशिकाओं में पहले से ही मौजूद होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम ही जो उसके कोशिकाओं में कुछ ना कुछ सीखना, वो कोई भी चीज़ सीखना भी एक शिक्षा का रूप होता है। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों और विचारों को विकसित करती है। समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सोचने और मदद करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा आर्थिक लाभ देती है। शिक्षा के बौद्धिक लाभ समाज की तेजी से प्रगति करने में मदद करते हैं, क्योंकि उनकी विशेषता का उपयोग योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में किया जाएगा। आगे देखिए। यूनिसेफ के अनुसार भले ही राष्ट्र की आर्थिक स्थिति कितनी ही कमज़ोर और ज़रूरतमंद हो, लड़की और स्कूल से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। क्या मतलब है कि चाहे यूनिसेफ के अनुसार भले ही राष्ट्र की आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन किसी भी लड़की को या ज़रूरतमंद को स्कूल से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा कहा है यूनिसेफ ने। देखिए, एक लड़की को शिक्षित करने के दीर्घकालिक लाभ निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट है उन्नत आर्थिक विकास। जो राष्ट्र पुरुषों के स्तर के बराबर महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने में विफल रहते हैं, उनके विकास के प्रयासों की लागत बढ़ जाती है। सेकंड है अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा। जब शिक्षित लड़कियां मां बन जाती हैं तो वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजना पसंद करेंगी, जिससे अगली पीढ़ी और समाज को लाभ पहुंचाया जा सके। यह उनके और उनके भावी पीढ़ी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में भी सहायता करेगा। देखिए, क्या कहने का मतलब है कि एक लड़की को पढ़ाने में क्या क्या लाभ होते हैं, कि अगर एक लड़की पढ़ लेगी तो क्या लाभ हो सकते हैं उसके। तो हमारा पहला था उन्नत आर्थिक विकास। उन्नत आर्थिक विकास का मतलब है अगर एक लड़की पढ़ेगी और अगर वो पढ़ती है तो वो सबको पढ़ाएगी, है ना, आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाएगी। और जो राष्ट्र पुरुषों के स्तर के बराबर महिलाओं के शिक्षा स्तर को पढ़ाने में विफल रहते हैं, मतलब जो राष्ट्र क्या करता है, महिलाओं को पढ़ाने में सफल नहीं हो पाता है, तो उस राष्ट्र में क्या होता है, विकास की जो लागत होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि विकास तभी हो पाएगा जब तक एक महिला पढ़ती नहीं है। तो जब महिला पढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा, लागत भी कम लगेगा, और अगर महिला नहीं पढ़ेगी तो लागत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली देखिए, अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा। अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा मतलब अगर लड़की पढ़ लेती है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, है ना, बच्चे को पढ़ाएगी, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएगी, और वो आगे है जो शिक्षा को महत्व देगी। तो ये था आपका 2 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, गुणक प्रभाव। गुणक प्रभाव है स्कूल जाने वाले बच्चे सीखते हैं कि कैसे स्वस्थ बने, और यह उनको जीवन की अन्य बाधाओं का सामना करने के लिए भी सहायता करता है। कि आने वाली अगर कोई भी उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें वो उस चीज़ का सामना करने के लिए तैयार कर देते हैं ना। विद्यालय में आपको पहले ही आने वाले जीवन के बारे में पूरा ट्रेंड किया जाता है, जिससे आपको आगे जाके नुकसान ना उठाना पड़े। सेकेंड है स्वस्थ परिवार। स्वस्थ परिवार शिक्षा द्वारा पारिवारिक संस्थाओं और संसाधनों और परिवार के आकार के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाता है। माता के शिक्षित होने पर मृत्यु दर घट जाती है। अगर एक माता शिक्षित होती है तो वो हर चीज़
का स्वच्छता के बारे में पूरा ध्यान रखती है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखती है कि क्या मेरे फैमिली को खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या बच्चे को देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, स्वस्थ पूरा परिवार होगा। थर्ड देखिए, कम मातृ मृत्यु। इससे क्या होता है कि जो मृत्यु दर होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कैसे? यदि माँ शिक्षित होती है तो प्रसव के दौरान मृत्यु को जोखिम कम हो जाता है। स्वास्थ्य देखभाल का ज्ञान मातृ मृत्यु दर को कम करता है। ठीक है, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो क्या होगा कि जो माताओं की जो मृत्यु हो जाती है, लड़कियों की जो मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो दर होता है मरने का, वो ज़्यादातर लड़कियों औरतों का होता है। तो ये जो मृत्यु दर है ये कम हो जाएगा अगर एक लेडी पढ़ लेगी, एक गर्ल पढ़ लेगी तो। देखिए, कम मातृ मृत्यु का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जब एक महिला गर्भावस्था में होती है तो उस टाइम पे उसके कहीं न कहीं जब माँ शिक्षित नहीं होती है तो इस वजह से भी क्या होता है कि मृत्यु का जोखिम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर एक माँ शिक्षित हो जाएगी तो क्या होगा कि मृत्यु दर कम हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य देखभाल का ज्ञान मातृ मृत्यु दर को कम करता है। ठीक है, प्रसव का मतलब है इसमें डिलीवरी से। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक वृद्धि का लाभ पुरुष या महिला, गरीब या अमीर सभी को मिलता है। लड़कियों की शिक्षा एक देश की सफलता के लिए मौलिक है। अगर एक देश की सफलता होगा तो कब होगा? जब एक महिला पढ़ेगी। और आर्थिक विकास और शिक्षा लड़कियों के जीवन को बचाती है, इसमें सुधार करती है। यह अधिक न्यायसंगत विकास, बेहतर सेवाओं, मजबूत परिवारों और बेहतर बाल स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। अगर एक परिवार अच्छा होगा, है ना, अपनी बहू के साथ या अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है ना, शादी के बाद भी पढ़ सकती है। या अगर पेरेंट्स जल्दी शादी ना करे तो इससे क्या होगा, लड़कियां पढ़ पाएंगी आराम से। तो एक लड़की को, एक महिला को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, मानव विकास। अर्थशास्त्री पॉल स्ट्रीटन ने मानव विकास के पक्ष में 6 कारण बताए हैं जो इस प्रकार है। पहला है, विकास का अंतिम उद्देश्य मनुष्य की स्थितियों में सुधार करना और लोगों को पसंद को बढ़ावा देना है। सेकेंड है, मानव विकास उच्च उत्पादकता की ओर जाता है। एक शिक्षित, सुपोषित, स्वस्थ और कुशल श्रमिक शक्ति सबसे उत्पादक परिसंपत्ति है। अतः उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश न्यायसंगत है। देखिए क्या मतलब है इसका, मानव विकास उच्च उत्पादकता की ओर जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक मानव विकास करेगा तो क्या होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगा और एक शिक्षित, सुपोषित, स्वस्थ और कुशल श्रमिक शक्ति सबसे उत्पादक परिसंपत्ति है। और एक इंसान के लिए, एक मानव के लिए वो तभी विकास कर सकता है जब वो पूरा या तो या तो शिक्षित हो। सुपोषित का मतलब है, एक होता है कुपोषित और एक होता है सुपोषित। कुपोषित का मतलब होता है जब आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो वो कुपोषित कहलाता है। जो आहार के बिना होता है ना, जब हमें सही ढंग से आहार नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हम कुपोषित हो जाते हैं। लेकिन सुपोषित का मतलब है कि जब आपको सब तरीके के न्यूट्रिशन मिलते हैं और आप में कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं है तो आप सुपोषित होंगे। स्वस्थ और कुशल श्रमिक, स्किल्स अगर आपकी अच्छी हो, शक्ति सबसे उत्पादक, तो क्या होगा कि आपका उत्पादक जो है वो भी बढ़ेगा और यही सबसे अनमोल आपका संपत्ति है। अतः उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत है। क्या बोला इसमें कि जो उत्पादक है, अगर इस पर आप पैसे निवेश करते हो, पूंजी निवेश का मतलब है पैसे को किसी चीज़ में लगाना, अगर करते हो तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, मानव विकास जनसंख्या वृद्धि को कम करता है। फोर्थ, मानव विकास सतत विकास ला सकता है क्योंकि गरीबी में कमी से मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण कम होगा। देखिए, मानव विकास, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का मतलब है कि आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का मतलब है कि जैसे आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, उसके बारे में हम पहले से ही क्या करते हैं, सोच लेते कि किसी भी चीज़ को हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो हमारे वर्तमान के समय में ही ख़त्म हो जाए।
आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ बचनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोयला, पेट्रोलियम, है ना? तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर हम इसका सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये वर्तमान में हमारा ख़त्म हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी यूज़ ना कर सके उस चीज़ को। तो सतत विकास का मतलब भी यही है। आगे देखिए शरण। शरण का क्या मतलब है? शरण का मतलब है कि नुकसान, मिट्टी का नुकसान कम हो जाएगा अगर गरीबी में कमी से मरुस्थलीकरण का मतलब है कि सूखापन जो हो जाता है मिट्टी में, है ना? वनों की कटाई नहीं होगी, मिट्टी का नुकसान नहीं होगा, कम हो जाएगा। ये सारा कब होगा? जब मानव विकास करेगा। आगे देखिए जीवन यापन की बेहतर स्थिति और गरीबी में गिरावट उत्कृष्ट सामाजिक स्थिरता और एक स्वस्थ नागरिकता हेतु समाज में योगदान करती है। अगर एक मनुष्य विकास करता है तो क्या होगा? वो बेहतर जीवन यापन कर पाएगा और गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा उसको, है ना? जो गरीबी में गिरावट हो जाएगी। आजकल देखते हो ना आपकी गरीबी रेखा में कितने लोग मतलब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है गरीबी रेखा में, है ना? आगे देखिए एक एक स्वस्थ नागरिकता हेतु समाज में योगदान और मानव विकास हो जाएगा तो क्या करेगा? हर चीज़ में सहयोग करेगा। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक हम पढ़ेंगे। सूचकांक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जब मूल्य बताया जाता है ना, मूल्य मतलब कि वो ह्रास हो रहा है या उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसका अंक बताने को सूचकांक कहते हैं। तो 1990 में अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन और प्रो महबूब अल हक ने मानव विकास का संप्रत्यय पेश किया। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास सूचकांक HDI की गणना करता है और एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट HDR के रूप में जाना जाता है। HDI मनुष्य के स्वास्थ्य का आंकलन करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की तुलना करने का एक उपाय है। मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लोगों की पसंद बढ़ जाती है और कल्याण का स्तर बढ़ाया जाता है। इसलिए लोगों को विकास के चारों ओर नहीं घूमना चाहिए, लेकिन विकास लोगों के चारों ओर घूमना चाहिए। मानव विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि को शामिल किया जाता है। विकास का उद्देश्य मनुष्य के जीवन का संवर्धन होना चाहिए क्योंकि जनता ही राष्ट्र का वास्तविक धन होता है। ठीक है, आगे देखिए मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के अलावा मानव विकास के 4 अन्य संकेतकों का उपयोग करती है। इसमें शामिल है फर्स्ट है विकासशील देशों के लिए मानव गरीबी सूचकांक HPI-1। सेकंड है चयनित देशों के लिए मानव गरीबी सूचकांक। थर्ड है लिंग संबंधी विकास सूचकांक GDI। फोर्थ है लिंग सशक्त माप GEM। इन आयामों की समानताएं और अंतर निम्नलिखित तालिकाओं में तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। देखिए पहले में आपको क्या कहा है? विकासशील देशों के लिए मानव गरीबी सूचकांक। क्या मतलब है? जो देश अभी विकास कर रहा है उन देशों में कितनी गरीबी है, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं वो आकलन करते हैं। तो ये था फर्स्ट में। सेकंड में चयनित देशों के लिए मानव गरीबी सूचकांक मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है तो उसका आकलन करना। थर्ड है लिंग संबंधी विकास कि लिंग संबंधी विकास का आकलन करना, जैसे लड़की लड़का है ना, और भी जेंडर में वो होता है, भेदभाव होता है, तो वो सारी चीज़ें। फोर्थ है लिंग सशक्त, अगर भेदभाव होता है तो उसमें सशक्त करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों का आकलन करना, समानताएं लाना और तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा की जा सकती है ना, तुलनात्मक करके कि नहीं कोई किसी से कम नहीं है, तो और उनके विकास में हमें हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं? लिंग सशक्त कर सकते हैं। आगे देखिए ये आपको एक तालिका दी हुई है, ये SOL की बुक की है। HDI HPI-1 और GDI में उपयोग किए गए आयामों की तुलनात्मक विश्लेषण किया है इन्होंने। फर्स्ट है हमारा इसमें सेकंड बॉक्स में हमें मुद्दे दिए हुए हैं, HDI दी हुई है, GDI दी हुई है। क्या इसमें डिफरेंस है? लंबी आयु एवं स्वास्थ्य, जन्म के समय प्रत्याशित आयु का आकलन। मुद्दा क्या था कि जन्म के समय
कितनी आयु थी, है ना, उस चीज़ का आकलन करना। HDI में जन्म के समय 40 वर्ष की आयु न पार कर सकने की संभावना। GDI जन्म के समय प्रत्याशित आयु का आकलन करना। देखिए ये बॉक्स जो है ना, आप एक बार पढ़ लेना खुद से, ठीक है, मैं ये स्किप कर रही हूँ, आप एक बार पढ़ लेना। देखिए एक ये बॉक्स भी है, ये आप खुद से पढ़ोगे। देखिए मानव विकास सूचकांक एक यौगिक सूचकांक है जो मानव विकास के 3 आयामों में देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। 3 प्रकार से हमारी विकासीय उपलब्धियों को नापता है, ठीक है। 1995 में UNDP लिंग असमानताओं के निर्धारण के लिए लिंग संबंधित विकास सूचकांक को एक विधि के रूप में सामने लाया। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI में जो कारक शामिल है वह मानव विकास सूचकांक HDI के समान है। ये शिक्षा, आय और स्वास्थ्य है। आगे देखिए HDI औसत उपलब्धियों को मापता है, ये हमारी औसत उपलब्धियों को नापता है, ठीक है। GDI में यह महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं को नीचे दिए गए आयामों के अनुसार दिखाने के लिए औसत उपलब्धियों को समायोजित करता है। देखिए एक स्वस्थ और लंबा जीवन, जैसा कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है, वयस्क साक्षरता दर और संयुक्त प्राथमिक, तृतीयक और सकल नामांकन अनुपात द्वारा मापा गया ज्ञान। थर्ड है जीवन का एक सभ्य मानक, जैसा कि अनुमानित आय से मापा जाता है। देखिए हम इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पहला देखिए स्वास्थ्य संकेतक, यह मानव विकास के आवश्यक संकेतकों में से एक है। मृत्यु दर में कमी, बदलती जीवन शैली और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ कैंसर, मधुमेह, मोतियाबिंद, हृदय रोगों और कई और अधिक गैर संचारी रोगों में तेज वृद्धि हुई है। एड्स का रोग एक चुनौती बन रहा है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अधिक खराब हो गए हैं। देश में चिकित्सा सुविधाओं का एक असमान वितरण है। मेट्रो शहरों में अधिक सुविधाएं मौजूद हैं, ठीक है। क्या मतलब है स्वास्थ्य संकेतक का, कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये दर बढ़ता ही जा रहा है, लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आगे देखिए इस असमानता को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच और विभिन्न बीमारियों से मुकाबला करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज्ञान संकेतक, ज्ञान कई मायनों में एक व्यक्ति को सशक्त बनाता है। समकालीन समाज एक ज्ञान आधारित समाज है। ज्ञान व्यक्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता लाता है और इस तरह विकास और विकास के विशाल विकल्पों को सामने रखता है। HDI में ज्ञान के 2 आयामों पर विचार किया जाता है। ये है वयस्क साक्षरता दर और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सकल नामांकन अनुपात। भारतीय राज्यों में राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में वयस्क साक्षरता दर बढ़ाने की आवश्यकता है। वयस्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो काम पे जाने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें वयस्क कहते हैं। जैसे कि जो यंग लोग होते हैं, यंग में जैसे आप बोल सकते हो कि 22 या 21 जो एज होती है आपकी, उसके बाद से हम वयस्क बन जाते हैं ना, मतलब कामकाजी बन जाते हैं। तो ऐसी लोगों की बात की गई है कि इनकी साक्षरता दर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कितनी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आगे देखिए क्योंकि यहाँ साक्षरता दर काफ़ी कम है, इन उल्लेखित राज्यों में सकल नामांकन अनुपात और प्रतिधारण दर में भी सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए आर्थिक संकेतक, आर्थिक विकास सकल घरेलू उत्पाद GDP के द्वारा आकलन किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। हालांकि पिछले वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में व्यापक स्तर पर असमानता है। क्या मतलब है इसका, कि जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो होती है, जो वो कमाते हैं, है ना, जो भी उनको पैसे मिलते हैं वो बहुत कम होता है।
और जो शहर के लोग होते हैं उनका जो प्रति व्यक्ति आय होता है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति से ज़्यादा होता है, जो कि एक असमानता है। गरीबी केवल एक आर्थिक पहलू नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू भी है। शहरी गरीबी में को झुग्गी बस्तियों से जोड़ा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का मुख्य कारण सीमांत और भूमिहीन किसान होना बताया गया है। कि जो हमारे यहाँ पे शहरों में जो गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं झुग्गियों में रहते हैं, और जो ग्रामीण गरीब होते हैं वो, उनका कहना है कि वो सीमांत होते हैं, नहीं तो उनके पास भूमि नहीं होती है। जो भूमिहीन किसान होते हैं उनको कहा जाता है ग्रामीण इलाकों में? गरीब कहा जाता है। देखिए, एक तालिका आपकी ये भी है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। टिप्पणियां हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय विद्यमान आयु विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। स्कूली शिक्षा के वर्षों की संख्या जो स्कूल में प्रवेश की उम्र का एक बच्चा उम्मीद कर सकता है यदि विशिष्ट नामांकन दरों को प्रचलित प्रतिरूप बच्चे के जीवन भर बने रहते हैं। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के औसत वर्ष जो प्रत्येक स्तर की आधिकारिक अवधि का उपयोग करके शिक्षा प्राप्ति स्तरों से परिवर्तित हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एक अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन और उसके उत्पादन के कारकों के स्वामित्व के द्वारा विकसित कुल आय से भुगतान किया जाता है। उत्पादन के कारकों के उपयोग के लिए कम आय का भुगतान दुनिया के बाकी हिस्सों के स्वामित्व में किया जाता है, जो मध्ययुगीन आबादी द्वारा विभाजित पीपीपी दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में परिवर्तित होता है। देखिए, फर्स्ट में आपको कहा था जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है कि कितने बच्चे जीवित रह पाते हैं और कितने बच्चे मर जाते हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। सेकेंड है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। जो स्कूली शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं जब किस उम्र में हमें प्रवेश करना है वो बताता है, और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अनपढ़ रह गए हैं और पढ़ाई के अलावा कुछ और काम कर रहे हैं, वो सब देखना है। थर्ड है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। मतलब इसका मतलब है कि आप 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा के औसत वर्ष जो प्रत्येक स्तर की आधिकारिक अवधि का उपयोग करके शिक्षा प्राप्ति स्तरों से परिवर्तित होती है। मतलब क्या है इसका कि जो 25 वर्ष होता है उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक वो वयस्क आदमी बन जाता है, जिससे वो अगर उसने पढ़ाई की हुई है, शिक्षा प्राप्त की हुई है, तो वो कहीं पर भी जाकर कुछ ना कुछ काम करके कमा सकता है ना, शिक्षा के बदौलत। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय था कि एक व्यक्ति कितना कमाता है और कितना वो भुगतान करता है, ये सारी चीज़ों का पता लगाना है। आगे अब देखिए, हम आगे का टॉपिक करते हैं। ये तालिका आपको खुद से पढ़नी है। देखिए, तालिका जो 3 थी उसमें वो क्या दिखला रही थी? एचडीआई कीमतों की एक समय श्रृंखला दिखा रही है, जिससे 2018 एचडीआई कीमतों की तुलना पिछले वर्षों के साथ की जा सकेगी। तालिका 2019 में उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों को संशोधित कर रही है, चूंकि भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी में आ रहा है और वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार ऐसा लगता है कि उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में पहुंचने के लिए 20 वर्ष और लगेंगे। मतलब हमारा विकास पहले बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं विकास की जो दर है वो मतलब कमता जा रहा है, धीमी होता जा रहा है, जिस वजह से क्या है कि और 20 वर्ष और लग सकते हैं हमको ये सारी चीज़ें कामयाबी हासिल करने के लिए। आगे देखिए, मानव विकास की कम दर के संभावित कारण कम सकल नामांकन अनुपात और बड़ी संख्या में निरक्षर वयस्क जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपर्याप्त खर्च, उच्च ड्रॉप आउट दर, कुपोषित बच्चे, आवश्यक दवाओं की कमी और खराब स्वच्छता सुविधाएं हैं। ये कारण है कि हमारा जो विकास का दर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भारत को उच्च मानव विकास श्रेणी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को कम करके अर्थव्यवस्था क्षेत्र को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, जेंडर यह दर्शाता है
जेंडर यह दर्शाता है कि हम लड़कों और लड़कियों को उनके समाजीकरण, संस्कृति और पर परवरिश और रोल मॉडल विकसित करने के लिए क्या अवसर देते हैं। जेंडर महिलाओं और पुरुषों का व्यक्तित्व है जो समाज और संस्कृति की उन स्थितियों से निकलता है जो उनके लिए बनाई जाती है। यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संप्रदाय है जो संस्कृति और समय समय पर परिवर्तनशील है। हमारे समाज के लिए लड़कियों और लड़कों के व्यवहार की उम्मीदें अलग है। हमारा समाज लड़कों से आक्रामक और बहादुर होने की उम्मीद करता है क्योंकि वह कमाता है और काम के लिए बाहर जाता है, जबकि लड़कियों को गृहिणी के रूप में लिया जाता है। गृहिणी का मतलब होता है जो घर में लड़कियां रहती है, उसके रूप में देखा जाता है। समाज पुरुष और महिला के काम के मामले में भी भेदभाव करता है। पुरुष और महिला के काम का अनुमान या मूल्य और महिलाओं और पुरुषों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। महिलाओं और पुरुषों की श्रेणियों को एक दूसरे विपरीत मानकर लिंग भेद को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार समाज में लिंग शब्द महिलाओं और पुरुषों से अपेक्षित कार्यात्मक भूमिकाओं और विशेषताओं का उल्लेख करता है। ठीक है, आशा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिंग संकेतक स्थिति। लिंग के स्थिति संकेतक का मतलब क्या होता है कि किस तरफ वो इशारा करती है ना, लिंग के स्थिति को। समाज में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित संकेतक करते हैं। फर्स्ट है लिंग अनुपात। यह प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात है। सामान्य तौर पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। हमारे देश में लिंगानुपात कम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उचित देखभाल की कमी के कारण बालिका बच्चों की भ्रूण हत्या और उच्च मृत्यु दर के कारण भारत की आबादी से 50 मिलियन लड़कियां और महिलाएं लापता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में गिरावट अधिक है। ठीक है, आगे देखिए। सेकेंड है शिक्षा की स्थिति। महिलाओं की शिक्षा समाज और परिवार में उनकी स्थिति का निर्धारण करती है। इस प्रकार शिक्षा लिंग सशक्तिकरण और समानता में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रासंगिक संकेतक साक्षरता स्तर में लिंग अंतराल, महिला साक्षरता के स्तर, नामांकन के स्तर, प्राथमिक स्तर, ड्रॉप आउट, आत्मसम्मान, अच्छे स्वास्थ्य, उच्च कमाई की क्षमता का विकास, जीवन पर उचित नियंत्रण, शिक्षा के उच्च स्तर का परिणाम, महिलाओं को मुक्त करने वाले शिक्षा के मूल्य के व्यापक वितरण के बावजूद उनकी शिक्षा में असमानता बनी हुई है। अब भी साक्षरता की दर एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर मौजूद है। भारत की लगभग 245 मिलियन महिलाएं में पढ़ने और लिखने की क्षमता का अभाव है। विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की ड्रॉप आउट दर चिंताजनक स्तर पर है। पुरुषों के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु की साक्षरता दर 59% है और महिलाओं के लिए वर्ष 2000 में 46.4% है। मतलब है इसका मतलब यह है कि हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे महिलाओं को अभी भी पढ़ाया नहीं जाता है, जिस वजह से क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है महिलाओं के प्रति, और हमारा जो मानव है वो विकास नहीं कर पा रहा है। थर्ड देखिए स्वास्थ्य। स्वस्थ बनना हर किसी का मौलिक अधिकार है। हालांकि आंकड़ों से पता चला है कि लैंगिक विभिन्नता की स्थिति अभी भी स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्नता में प्रदर्शित होती है। अन्य आयु स्तर की तुलना में शिशु मृत्यु दर शैशवावस्था में सबसे अधिक है। यद्यपि भारत में महिला की तुलना में पुरुष शिशुओं की मृत्यु होने की अधिक संभावना है, लेकिन भारत में महिला शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है। यह मृत्यु दर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण है। भारत में कई महिलाएं और लड़कियां एनीमिया, पोषण की कमी और कम वजन से पीड़ित है। एनीमिया का मतलब होता है जब आप कुपोषण का शिकार हो जाते हो तब आपको एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इसका कारण उनके पोषण का सेवन 1400 कैलोरी है जो आवश्यक 2200 कैलोरी से बहुत कम है। एक पोषण अगर हम चाहते हैं कि हम कुपोषित ना रहे तो हमें 2200 कैलोरी चाहिए होता है। लेकिन जो एनीमिया की जो शिकार हो जाती है लड़कियां, वो केवल ही 1400 कैलोरी पोषण सेवन कर पाती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण कारक प्रारंभिक बाल विवाह है। इसके कारण लड़कियां शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाती हैं और जल्दी शादी करने से प्रारंभिक गर्भावस्था होती है, जिसका कारण कम वजन वाले बच्चे और गर्भपात होता है। इसके परिणाम स्वरूप माताओं के स्वास्थ्य में पोषण संबंधी कमी हो जाती है। यह समस्या बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से अधिक प्रचलित है। देखिए, गर्भपात का मतलब होता है कि जब बच्चा पेट में ही मर जाता है तो उसे गर्भपात कहते हैं। तो ये सब ज़्यादातर कहाँ पर है? यह समस्या बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पर है। ठीक है। फोर्थ देखिए, भागीदारी और कार्यबल। उनका काम महिलाओं और पुरुषों की शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को निर्धारित करना है। कार्यबल की भागीदारी कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों से कार्यबल में महिला की भागीदारी कम हुई है। पुरुषों और महिलाओं की कमाई में असमानता है। साथ ही महिलाओं के पास संपत्ति बहुत कम नियंत्रण है। क्या मतलब है कि जो जॉब कार्यबल का मतलब है कि आप जो कामकाजी महिला होती है उनकी भागीदारी बहुत कम है और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनके पास संपत्ति बहुत कम है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि असमानता ही बढ़ती जा रही है। फिफ्थ है अत्याचार और अपराध। कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, हत्या, दहेज, छेड़छाड़, एसिड अटैक, वंचना, वेश्यावृत्ति, धकेलना, तस्करी, घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होने वाले कुछ अपराध है। समाज में महिलाओं का स्थान सभ्यताओं के मापदंड के अनुसार सुनिश्चित कर दिया गया है। इसलिए हमें इन लिंग आधारित असमानताओं को दूर करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है कि हम क्या करके इन सब असमानताओं को दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ केस स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।